आवाज चेक कर लीजिए, देखिए जा रही है ना, ठीक। चलिए भाई, द स्मार्ट विजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग जो प्रश्न श्रृंखला लेकर चल रहे हैं एलटीजीआईसी को ध्यान में रखते हुए, इतिहास विषय की, सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए अभी तक लगातार डेली हम लोगों का क्लास क्या है, लगातार चल रहा। अभी तक अगर देखा जाए कम से कम हजारों प्रश्न के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और उसी श्रृंखला के आगे आज पहली क्लास पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका क्या है? सूरदास ने स्थानीय भाषा में, सूरदास ने स्थानीय भाषा में, भाषा ब्रज में सूर सरावली लिखी। क्या सूरदास की जो सूर सरावली है वो ब्रज भाषा में है? प्रश्न ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या इसमें देखिए आया आंसर। अब क्या इसमें पहला प्रश्न, चलिए छोड़िए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस पे सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है, का संकलन किसने किया था? प्रश्न आपका यही है कि इसका संकलन किसने किया। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है भाई। ऑप्शन में गुरु नानक देव ने 1489 ईस्वी में किया था, गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया था, गुरु तेग बहादुर ने 1675 में किया और गुरु गोविंद सिंह ने 1697 में किया। तो भाई कौन सा आंसर यहां पे सही है? प्रश्न आपका यही है कि सिखों के जो धर्म ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहिब ने किसने किया था भाई? प्रश्न आपका यहां पे तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। अब इसमें है क्या, इसमें अगर देखा जाए पीछे जितने भी गुरु हैं, गुरु के उपदेशों का संकलन है। मतलब गुरु अर्जुन देव के पीछे जितने भी गुरु थे उन गुरुओं के उपदेशों का संकलन, उसी के साथ साथ 18 हिंदू संतों के ग्रंथों का उपदेशों का संकलन, हिंदू संतों के उपदेशों का संकलन है इसमें। और इसी के साथ साथ एक सूफी संत थे, सूफी संत बाबा फरीद गजे शंकर के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनके उपदेशों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत क्या है, किया गया है। ठीक भैया, क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। मुगल साम्राज्य के दौरान दस्तूर क्या थे? भाई मुगल साम्राज्य के समय दस्तूर कौन थे? प्रश्न आपका यह, दस्तूर कौन थे इसको बताइए। एक किसान से वसूल की जाने वाली भूमि राजस्व की राशि थी, या वर्ष दर वर्ष विभिन्न इलाकों के लिए धन राजस्व दरों की अनुसूचियां थी, या वर्ष दर वर्ष लागू विभिन्न इलाकों के लिए राजस्व मांग की अनुसूची, या एक किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली भूमि राजस्व की वास्तविक राशि थी। ठीक है, ये डी है, डी ऑप्शन। क्या आंसर बना भैया, क्या बन रहा है यहां पे? क्या आया भाई राइट आंसर? क्या भाई राइट आंसर क्या होगा इसका? वर्ष दर वर्ष लागू विभिन्न इलाकों के लिए धन राजस्व दरों की अनुसूचियां थी।
ठीक है, क्या था? वर्ष दर वर्ष लागू विभिन्न इलाकों के लिए धन राजस्व दरों की अनुसूचियां। ठीक भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए कथन है, अब कथन में क्या क्या है? मुगल साम्राज्य के अधीन सभी जागीरदार मनसबदार भी थे। प्रश्न यही है कि मुगल साम्राज्य के अधीन सभी जागीरदार वो मनसबदार के रूप में थे। ठीक है, दूसरा कथन है मुगल साम्राज्य के अधीन सभी मनसबदार जागीरदार भी थे। सभी मनसबदार जो थे वो जागीरदार भी थे। इसमें क्या आंसर बनेगा? क्या ए सत्य है, दो असत्य है? ए सत्य, दो सत्य है, एक असत्य है, एक और दोनों सत्य है, एक और दोनों असत्य है। इसका क्या आंसर बनेगा भाई? अच्छा प्रश्न है। तो एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि जो मुगल साम्राज्य के अधीन जो जागीरदार वो मनसबदार हुआ करते थे वो सही है, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार थे ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा भाई? कि एक सत्य है, दो असत्य है। एक सत्य है और दो असत्य है। ठीक भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। चोलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चोल साम्राज्य के विषय में पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? अब कौन सा कथन सही नहीं है? चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी में उभरा जिसने प्रायद्वीप के एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में लिया। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। विजयालय पहले पल्लवों का सामंत था। उन्होंने राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय को भी हराया था। क्या सही है यहां पे भाई? भाई क्लास की टाइम आप लोगों को तो उसमें मिल गई होगी ना नोटिफिकेशन में, क्या भाई? क्लास की टाइम तो आपको मिल गई होगी, 12:30 से 2 बजे के बीच की क्लास की टाइम रहती है। ठीक भैया, तो यहां पे क्या आ गया? तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक विजयालय था ये सही है। चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी में उभरा और प्रायद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर क्या था? उसका अधिकार उस समय था। तो ये भी आपका आंसर सही ही है। पूछा गया सही नहीं है, नहीं आपको बताना है। और नहीं में क्या है? ये पल्लवों के सामंत भी थे, ये भी सही है। और कृष्ण तृतीय से ये पराजित हुए थे, राष्ट्रकूट को हराया, ये गलत है। कृष्ण तृतीय ने इनको हराया। भाई आप में नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता प्रवेश कुमार जी? आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं? आप सब्सक्राइब करिए, पहले आप सब्सक्राइब करिए भाई, बिल्कुल जाता होगा, और जगहों पे आ जाता है। ठीक भैया, कल भी आपने कहा नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो जाता है भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक भैया, जय हिंद भैया, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, तो उन्होंने राष्ट्रकूट शासक की स्थिति को हराया नहीं, राष्ट्रकूट शासक ने, राष्ट्रकूट या कृष्ण तृतीय ने किसको हराया था? परांतक प्रथम को हराया था। और किस युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध में। तक्कोलम जो 949 ईस्वी में हुआ था, तक्कोलम के युद्ध में उन्होंने पराजित किया था। किसने? कृष्ण ने पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम थे। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने पराजित किया था। प्रथम की बात करेंगे, कृष्ण प्रथम ने। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका यहां पे क्या बना? राइट आंसर डी ही होगा, जो गलत है, बाकी और सभी आंसर आपके सही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार या प्रति सरकार की स्थापना में सहायक नेता कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार या प्रति सरकार की स्थापना की गई थी, उसमें सहायक नेता के रूप में कौन था? तो आपको पता है कई जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। और कहां कहां पर हुई थी? जैसे सतारा हुई थी, बलिया हुई थी, बंगाल के मिदनापुर में हुई थी, मिदनापुर में हुई थी। कई स्थानों पर समानांतर सरकार के राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। लेकिन इसी समय जो सतारा में जो सरकार की स्थापना की गई थी, उसमें क्या था? किसके सहायक में कौन थे? नाना पाटिल थे। कौन थे भाई? नाना
पाटिल सहायक के रूप में उसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे तो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या कहा गया भाई, देखते हैं। फिरोज शाह बहमनी के समय से ब्राह्मण प्रशासन में दक्कनी हिंदू बहमनी प्रशासन में प्रभावशाली ठीक है। फिरोज शाह बहमनी के समय, मतलब बहमन शासक की बात हो रही है, फिरोज शाह बहमन की बात हो रही है। तो बहमनी प्रशासन में दक्कनी हिंदू जो बहमनी प्रशासन प्रभावशाली हुए, तो कैसे हुए, उसी ये कारण है, प्रभावशाली थे। फिरोज शाह बहमनी ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। दोनों में से क्या सही है, क्या सही भाई? तो राइट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही भाई, ए और आर दोनों सही है। सी आंसर सही होगा। क्या सही होगा? सी आंसर सही होगा। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने, जो कला का महान संरक्षक था, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक भव्य मदरसा या कॉलेज का निर्माण करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। बहमनी साम्राज्य आपके सिलेबस में बहमनी और विजयनगर को सिलेबस में दिया गया है कि बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने, जो निम्नलिखित शासकों में से जो कला का महान संरक्षक के रूप में था और साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक भव्य मदरसा या कॉलेज का निर्माण करवाया था। प्रश्न आपका यही है। ठीक है, वह कौन था? क्या फिरोज शाह बहमनी था, महमूद गवां था, अलाउद्दीन अहमद था, फिर ताजुद्दीन फिरोज था? कौन सा भाई? कौन था भाई यहाँ पे? महमूद गवां। क्या आंसर बनेगा? महमूद गवां। महमूद गवां राइट आंसर क्या होगा? सी प्रवेश कुमार जी, राइट आंसर सी। ठीक, अगला है। विजयनगर साम्राज्य के किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि इस साम्राज्य का राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है? विजयनगर एक शासक यात्री आया और उस यात्री ने यह शब्द कहा कि इस साम्राज्य का राजा भारत के अन्य साम्राज्यों के राजाओं से क्या है, अधिक शक्तिशाली है। यह प्रश्न किसका था भाई, ये कथन किसका था? तो यहां पे ध्यान रखना है, एक यात्री आया था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी का कथन था, और निकोलो कोंटी किसके समय में भारत आया था? निकोलो कोंटी जो था वो आया था किसके समय में भाई? देवराय प्रथम के समय में। किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के समय में। प्रथम के समय, देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोंटी भारत आया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न है, कुछ आपको मिलाने के लिए दिया गया। दिल्ली सल्तनत विभागों के नामों की सूची को उनके सौंपे गए कार्यों की सूची के साथ सुमिलित करें और नीचे दिए गए कोर्स से अपना उत्तर चुनें। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई? दीवाने बिजारत किससे संबंधित है, दीवाने अर्ज किससे संबंधित, दीवाने इंसा क्या है, दीवाने रिसालत किससे संबंधित है? तो इसको हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर ही दिए थे कि भाई जो दीवाने इंसा की अगर बात करें तो ये पत्राचार संबंधित होगा, शाही पत्राचार से। कल के क्वेश्चन में इसको हम कुछ प्रश्नों को चर्चा किए थे। ठीक है, दीवाने अर्ज की बात करते हैं तो सैन्य प्रशासन संबंधित होगा। ठीक है, ठीक भाई। दीवाने बिजारत की बात करते हैं, नागरिक प्रशासन संबंधित होगा। और दीवाने रिसालत की बात करते हैं, मुस्लिम विद्वानों को लगान मुक्त भूमि का वजीफा देने से संबंधित होगा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? यहां पे मिला लीजिए, ए का 2, बी का 3, बी का 3, बी का 3 एक में ही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा भाई। ठीक है, क्या आंसर सही होगा? ए सही है। अगला प्रश्न है, सॉरी, कुछ आप लोगों के लिए सूचना है।
आप लोगों के लिए कुछ सूचना है भैया। श्रवण कुमार जी प्रणाम प्रणाम। ठीक है, देखिए जो पीजीटी जीआईसी हिस्ट्री की बैच जो चल रही, प्रतिष्ठा बैच स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं आगे आने वाली वैकेंसी के लिए जो थ्योरी की क्लास लेना चाह रहे हैं, वो क्लास आप क्या है यहाँ पे ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, ऐप के माध्यम से आप क्लास ले सकते हैं और क्लासेज आपकी सारी क्या है ऐप पे आपको उपलब्ध मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ क्लास आपकी यूट्यूब पे मिलेंगी, बाकी और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आप क्या ऐप पे ही मिल पाएंगी। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान के निम्नलिखित सदस्यों में से किसने सैन्य सेवाएं नहीं की? भाई शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, तो उस अष्टप्रधान में कौन ऐसे थे जिनको सेना से अलग किया गया था? 2 ऐसे उसमें थे, 6 सदस्य ऐसे थे जिनको सेना मतलब सैनिक के रूप या सेना के नेतृत्व के रूप में युद्ध में लड़ना अनिवार्य होता था, लेकिन 2 लोगों को छोड़कर। एक थे न्यायाधीश, दूसरे कौन थे भाई? एक थे न्यायाधीश, न्यायाधीश जो होते थे उनको अलग करके, और एक कौन थे? पंडित राव। 2 लोग ऐसे थे जिनको क्या है युद्ध से या सेना संबंधित चीजों को से छोड़ दी गई थी। ठीक भैया, तो राइट आंसर क्या है? बी। और उसके साथ साथ न्यायाधीश भी सम्मिलित थे। बाकी अन्य जो थे उनको जरूरी था कि सैनिक का कार्य करें। ठीक है, मतलब सैनिक जरूरत पड़ने पर युद्ध का नेतृत्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। नीचे कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है, दूसरे को आर कहा गया। अब इसी को मिलाना है। विजयनगर बहमनी शासकों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में टकराए। कौन कौन क्षेत्र थे? तुंगभद्रा था, दोआब क्षेत्र था, रायचूर दोआब जिसे कहते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठावाड़ा। तुंगभद्रा दोआब जिसको रायचूर दोआब कहा जाता है, उसी के साथ साथ कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठावाड़ा, ये विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में जो युद्ध हुए थे, जो विवाद होते थे, वो उससे संबंधित की बात कर रहा है। अब यहां पे पूछा गया है कारण, अपनी संपदा और आर्थिक संसाधनों के कारण यह अतीत में लंबे समय तक विवाद का विषय रहा। बिल्कुल, दोनों सही है, दोनों सही है, कारण भी स्पष्ट है। ठीक है, तो दोनों सही कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए रायचूर दोआब वो उपजाऊ प्रदेश था, उपजाऊ प्रदेश था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी उपजाऊ प्रदेश था। तो यहां भी जो क्षेत्र थे वो क्या थे? इन्हीं के लिए क्या है विजयनगर बहमनी आपस में युद्ध करते थे। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? ए आर, दोनों सत्य आर की सही व्याख्या होगी। ठीक भैया, ए आर सत्य और आर की सही व्याख्या होगी। क्लियर भैया? ब्लैक डायमंड जी प्रणाम 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 भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शासकों की सूची को उनकी कब्रों के निर्माण के वर्ष में सुमेलित कीजिए। मतलब कुछ शासक है और उनकी जो कब्र है उनको जो निर्माण किया गया है तो किस सन में किया गया, उससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक भैया, इस पे बताइए, अच्छा प्रश्न है। चलिए भाई, अगर देखा जाए सिकंदर लोदी की अगर बात करते हैं, सिकंदर लोदी का मकबरा कब बना था? तो उसकी मृत्यु के बाद ही बनेगा। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1517 ईस्वी में हुई थी। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी का मकबरा बना। ठीक है, आगरा में बना। उसके बाद क्या, शेरशाह सूरी का मकबरा, उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में बना। ठीक है, इसके बाद इस्लाम शाह का मकबरा और मोहम्मद सैयद का मकबरा। अब यहां से आप मिलाइए। अगर हम बात करते हैं इस्लाम शाह के मकबरे की, तो इस्लाम शाह का मकबरा 1550 ईस्वी में बना था और मोहम्मद सैयद का मकबरा कब बना? 1414 ईस्वी में बना। अब मिला लीजिए कौन सा आंसर सही है। ए का 2, ए का 2, डी बना है, बी का, हाँ ठीक है, यही आंसर बनेगा। डी आंसर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा भाई? डी ही, बिल्कुल 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 डी ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक श्रेणी नहीं थी? भाई व्यापारियों की एक श्रेणी नहीं थी, वही प्रश्न आपका पूछा गया है। कौन सी नहीं थी? मणिग्रामम नहीं थी, अय्यवले नहीं थी, नगरम, इसको नगर थर कहा गया, नगरम इसको कहते हैं, नगरम ये नहीं थी, वरियम नहीं थी। इसमें से कौन ऐसी थी जो व्यापारिक श्रेणी नहीं थी? कौन नहीं थी भाई? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है।
तो यहां पे मणिग्रामम इन सब के क्या थे, ये सब तीनों, इन तीनों की बात करते हैं, तीनों व्यापारिक श्रेणियां थी, लेकिन वरियम नहीं थी। वरियम होती क्या थी, वरियम एक समिति थी। क्या थी भाई, समिति थी, वरियम समिति हुआ करती थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, यहां पे डी है। क्लियर, ये संगम काल की बात कर रहा है। चोल काल में आप देखेंगे तो एरीवारियम, पूर्णवारियम, इस तरह करके आपको वर्ड मिलेंगे। ठीक है, स्वर्ण समिति मिलेगा, तालाब समिति मिलेगा, उद्यान समिति मिलेगा, चोल काल में सब मिलेगा। तो वरियम क्या थी, एक समिति थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सामंत प्रणाली के अंतर्गत अप्त सामंत कौन थे? अप्त सामंत, सामंत प्रणाली के अंतर्गत, भैया राधे राधे, राधे राधे यश सिंह जी, राधे राधे। सामंत प्रणाली के अंतर्गत अप्त सामंत कौन थे? प्रश्न आपका यह है। ये सर्वाधिक विश्वसनीय सामंत थे, जिन सामंतों ने स्वेच्छा से श्रमप्रभु शासक की अधीनता स्वीकार की। विजित सामंत, श्रमप्रभु शासक के विरोधी सामंत। क्या आंसर हो सकता है भाई यहां? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप यहां पे ध्यान रख देते हैं कि भाई ऐसे सामंत जो शासकों के अधीन आ जाते हैं और वहां से वो शासन अपना स्थापित कर, मतलब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अप्त सामंत कहा गया। ठीक है, उन्हें अप्त सामंत कहा गया। ये शब्द आते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पे आपका क्या होगा? बी ही आंसर होगा। बी ही आपका क्या है? राइट आंसर होगा। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, आप लोग 12:30 से क्लास स्टार्ट होती है, 12:35, 12:30 से आप लोग प्रयास करिए जुड़ने का। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का सौर मंदिर का मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? जो महाबली का सौर मंदिर है वो मुख्यतः किस देवता को समर्पित मंदिर है? प्रश्न आपके पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमको लग रहा है सब जानते होंगे, हमें उम्मीद है इस प्रश्न को सब जानते होंगे। क्या भाई? सौर मंदिर, देखिए सौर मंदिर को तटीय मंदिर भी कहा जाता है। तटीय मंदिर महाबलीपुरम में इसका निर्माण हुआ है। किसने करवाया था? तो इसके निर्माण की अगर बात करते हैं, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया था। पल्लव वंश का, किस वंश का शासक था ये? पल्लव वंश का शासक था। तो महाबलीपुरम में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। वह किससे संबंधित है? सबको पता होगा, शिव से। किससे है भाई? शिव से, भगवान शिव संबंधित है। क्लियर भैया? भगवान शिव से संबंधित। बोध कहां होगा भाई? बोध नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा, बोध नहीं है, शिव ही होंगे। ठीक, देखिए मुख्यतः शिव है, मुख्य रूप से शिव ही माना जाता है। बाकी बहुत सारे अन्य देवताओं का भी उल्लेख वहां पे है, लेकिन आप मुख्यतः अगर बात करेंगे शिव से ही जोड़ेंगे। संगम साहित्य में उल्लेखित वेल्लालर कौन थे? संगम साहित्य में उल्लेखित वेल्लालर कौन थे? क्या कृषक थे, व्यापारी थे, दास थे, भूस्वामी थे? भाई ये कौन थे? क्या आंसर आ रहा भाई? भूस्वामी, डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छे भाई। क्या आंसर आ रहा है? डी है ना? हाँ बिल्कुल, 17 का डी। कौन थे ये? वेलालर जो शब्द पूछा जाए किससे संबंधित है? भूस्वामी हुआ करते थे। संगम काल की बात ये हो रही है। ठीक भैया,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण विजय के अभियान के दौरान हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? इसको तो ये सब तो हलवा प्रश्न है, इसको आप आराम से बता सकते हो। किस शासक ने पराजित किया था भाई? विक्रमादित्य ने पराजित किया, विक्रमादित्य द्वितीय ने, प्रथम ने, द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने पराजित किया था? तो सबको पता होगा, एहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को पराजित किया था। तो राइट आंसर क्या बना भाई? राइट आंसर आपका क्या है? डी। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक कविराज मार्ग की रचना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने की है? कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है कविराज मार्ग। इसमें किस राष्ट्रकूट शासक ने इसकी रचना की थी? प्रश्न आपका ये है। कौन सा भाई? तो आपको पता होगा, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक पूछी गई कौन थी, इसका मतलब कविराज मार्ग है। तो किसने किया भाई ये? क्या भाई? राइट आंसर क्या है? अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी। ठीक भैया? क्लियर? जो भी नए लोग हैं वो जरूर क्या कहते हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, चैनल को। उसके बाद क्या है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल की प्रारंभिक मूर्तियां निम्नलिखित में से किस शैली में बनी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। देखिए प्रश्न सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, बस केवल आपको विचार करके देना है। इस पे ध्यान रखना है कि गुप्त काल की जो प्रारंभिक मूर्तियां बनी है किस शैली में बनाई गई हैं, किस शैली में बनी हुई हैं। प्रश्न आपका यही है। क्या अमरावती शैली में है, गंधार शैली में होंगी, या मथुरा शैली में, या नालंदा शैली में? किस शैली में गुप्त काल की मूर्तियां बनाई गई थी? क्योंकि गुप्त काल में सबसे अधिक मूर्तियों का उल्लेख जो मिलता है गुप्त काल में बनता है। और उसी के साथ साथ मंदिर कला स्थापत्य की बात अगर देखा जाए तो गुप्त काल में ही प्रारंभ रूप से अपने मूर्त रूप में आई थी। ठीक है, इसके पहले मूर्तियों को खुले स्थान पर रखा जाता था। तो राइट आंसर क्या है भाई यहाँ पे? अच्छा प्रश्न है। कौन सी कली? सीधी सी बात है भाई, मथुरा कला। मथुरा कला में बहुत सारे गुप्त काल में जो मूर्तियां प्राप्त हुई मथुरा कला के समय में हुई। कनिष्क के द्वारा चलाई गई थी, कुषाण शासक कनिष्क के समय भाई मथुरा कला और गंधार कला का विकास हुआ था। तो भारतीय मूर्तियां, भारतीय शैली में जो मूर्तियां प्राप्त हुई थी वो बनी थी कहां पे? मथुरा कला में ही। तो गुप्त काल, क्योंकि कुषाणों के सामंत ही गुप्त थे, तो उन्हीं के माध्यम से वो भी उसको सीखे जाने थे। तो गुप्त मथुरा में ही सबसे अधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? सॉरी, देखिए आपका ये आगामी परीक्षा के लिए जो आने वाली परीक्षा है, मतलब ये एलटी के लिए तो नहीं, इसके बाद की जो परीक्षा के लिए आपका देखिए ये स्टार्ट हो गई है प्रतिष्ठा बैच के नाम से। टीजीटी के लिए ऐप पे हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और ऐप पे आपको क्या है, मात्र 1400 रुपए इसकी फीस रखी गई, पूरे कोर्स की रखी गई। कम से कम आपके 6 से 7 महीने क्लास पूरे अच्छे से चलाई जाएगी और अच्छी तरीके से डिटेलिंग की जाएगी इस पे। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को और भी ज्यादा अभी फीस, अगर जिसको परचेज करना है, अगर उसको फीस और भी ज्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे कोड डाल लेंगे, कोड कूपन के रूप में बिपिन 10 करके अगर आप यूज कर लेंगे तो आपका ऑलरेडी कुछ उसमें क्या है कम हो जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे पास कॉल भी किया था कि सर फीस कुछ और कम हो सकती क्या, तो हम कहे भाई अब इससे ज्यादा क्या लेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने कहा चलिए आपकी तरफ से आपके लिए कुछ और हम अपनी तरफ से करवा देंगे, संस्था के कह देंगे। तो उसमें आपको क्या है कूपन मिल जाएगा, बिपिन 10 आप डाल देंगे, ऑलरेडी आपका क्या है अपने आप कम हो जाएगा। ऐप पे क्लास स्टार्ट हो गई, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो क्लास क्या है वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो पहली क्लास हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रख दी है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग डिटेल जो चलेंगे थ्योरी के रूप में पूरी क्या है क्लास आपकी ऐप पे ही लेकर चलेंगे। बाकी प्रैक्टिस सेशन आपका एलटी को ध्यान में रखते हुए चलाया जाता रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थी एलटी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो बच्चे ऐसे हैं जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए योग्य होंगे, तो उनके लिए क्या है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, क्लास में हम अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो एलटी बाद भी क्या है क्लास को
ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी सारी क्लास उसमें मिल सकती है। ठीक है, लेकिन जो एलटी के लिए फोकस किया, मैं अभी कहूंगा एलटी पे ही आप फोकस करिए। ठीक, अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ मौर्य कला का सर्वोत्तम नमूना है, इस पर निम्नलिखित में से किस जानवर की आकृति नहीं है? भाई किसकी आकृति नहीं, प्रश्न आपका यही है। जी सोभी खान जी, आपको क्लास चाहिए थी, आपने कई बार मैसेज डाला था, अगर आपको जरूरत तो आप ऐप पे जाके परचेज कर सकती हैं क्लास। बिपिन 10 कोड आप डाल देंगे, अपने आप आपका कम हो जाएगा फीस। ठीक भैया, सारनाथ स्तंभ मौर्य कला का सर्वोत्तम नमूना है, इस पर निम्नलिखित में से किस जानवर की आकृति नहीं है? प्रश्न यही पूछा कि नहीं है आकृति, किसकी नहीं भाई? इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए भाई। दीप्ति जी, आई थिंक डी। चलिए ठीक है, वही बताया ना अभी भाई, बहुत सारे लोगों को अच्छे से भी और अध्ययन करना है। ठीक है, क्योंकि इतने में काम नहीं चल पाएगा भाई, जैसा पैटर्न बन रहा है उसके लिए थोड़ा सा और आप मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सॉरी, राइट आंसर आपका क्या है? हिरण। हिरण के जो क्या कहते हैं, सारनाथ जो मौर्य स्तंभ है, स्तंभ के पास हिरण का उल्लेख नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता भाई? हिरण का उल्लेख वहां पे, पशु के रूप में हिरण का उल्लेख नहीं मिलता। शेर, हाथी, घोड़ा, इन सब का क्या है वहां पे उल्लेख मिलता है। ठीक भैया, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अरसास के अलावा अशोक के किन बृहद शिलालेखों में मंत्रिपरिषद ध्यान रखना, का उल्लेख मिलता है? कौटिल्य के अरसास में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, उसके अलावा शब्द दिया है। अलावा अशोक के और किस शिलालेख में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है? तो यहां पे क्या मिला भाई? इसको सी बना लीजिए। पहले तथा तीसरे में, दूसरे तथा चौथे में, तीसरे तथा छठे में, चौथे तथा सातवें में, किसमें मिला भाई? किसमें मंत्रिपरिषद का और उल्लेख मिलता है, जिसे परिसा भी कहा जा सकता है? ठीक है, कहां मिलता है मंत्रिपरिषद का उल्लेख? तीसरे तथा छठे में। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर सी ही होगा। ठीक भैया, क्या होगा? सी होगा, तीसरे और छठे में। ठीक भैया, सारनाथ स्तंभ और ये तो हो गया। कौटिल्य के अरसास के अलावा चलिए अगला देखते हैं। अपने विचारों के प्रसार के लिए बुद्ध पश्चिम में कहां तक गए थे? महात्मा बुद्ध अपने विचारों के प्रसार के लिए पश्चिम क्षेत्र में कहां तक वो प्रचार प्रसार किए थे? कहां तक भाई? अवंती तक, श्रावस्ती तक, कौशाम्बी तक या पावापुरी तक? कहां तक बुद्ध अंतिम क्षेत्र तक, मतलब पश्चिम क्षेत्र में कहां तक प्रचार करने गए थे? ये प्रश्न आपका है, अच्छा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध संबंधित है। कभी कभी पूछता है कहां कहां महात्मा बुद्ध गए, किन क्षेत्रों पर नहीं गए, यहां से भी प्रश्न आपके उठाए जाते हैं। इसका आंसर दीजिए भाई। क्या आंसर आ रहा है? कौशाम्बी तक गए थे, अवंती नहीं गए थे। श्रावस्ती और पावा जो है पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है, उत्तरी क्षेत्र में आ जाता है, पश्चिम नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। श्रावस्ती पावापुरी भी गए थे, लेकिन प्रश्न पूछा गया पश्चिम में, प्रश्न पश्चिम पूछा गया, इसलिए ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। अवंती जो था दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का भाग था, अवंत तक वो नहीं गए थे, अवंत तक वो नहीं पहुंच पाए थे। महाकच्चायन यहां पर जाके क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित इतिवृत्तों में से किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन काल के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? मतलब इसमें से जो पुस्तक है, इसमें से किसमें सुबुक्तगीन से, मतलब सुबुक्तगीन मतलब ये जब तुर्कों का आक्रमण स्टार्ट हुआ बहुत पहले से अकबर के 40 वर्ष तक का इतिहास का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है भाई? मुंतखब उत तवारीख में,
तबकात अकबरी में, आईने अकबरी में, नफैस उल मासिर में, किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अक्सर पूछा जाता है। किसमें मिलता है अंकुश जी? डी नहीं, ध्यान रखिएगा, मुंतकब तवारीख में मिलता है। इसकी रचना किसने की थी? बदायूनी ने की थी, बदायूनी ने लिखी थी, बदायूनी ने इसकी रचना की थी। और इसी पुस्तक में मिलता है, क्या मिलता है कि सुबुतगीन से लेकर अकबर के 40 वर्षों तक का इतिहास इसमें मिलता है भाई। ठीक भैया, 40 वर्षों तक का इतिहास इसमें प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए, राइट आंसर क्या हुआ? ए। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? जैसे शिवाजी जब स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करना चाहते थे तो उसमें किसने विरोध किया? शिवाजी का विरोध किसने किया? प्रश्न आपका ये है। और विरोध कौन कर रहा है भाई? क्या पाटिल कर रहे हैं, देशमुख कर रहे हैं, कुलकर्णी कर रहे हैं, या सर सूबेदार कर रहे हैं? भाई कौन कर रहे हैं? सर सूबेदार कर रहे हैं, पाटिल कर रहे हैं, कुलकर्णी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? तो यहां पे ध्यान रखना है, जब शिवाजी स्वतंत्र मराठा सरदार की स्वराज की बात करने लगे तो उसी समय क्या था, इनके हितों को नुकसान होने लगा, देशमुख के हितों को नुकसान होने लगा। और इसी कारण इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसका विरोध करने लगे। तो कौन करते थे? देशमुख करते थे, देशमुख करते थे। ठीक भैया, तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर आपका बी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में निष्क ग्रीवा एक प्रकार है, तो सबको पता होगा ये टीजीटी का 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। टीजीटी 2021 का आया क्वेश्चन है, निष्क ग्रीवा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भूकर से है, वस्त्र से है, आभूषण से है, भोजन से है। तो आपको पता होगा जब निष्क ग्रीवा की बात करते हैं, निष्क में क्या होता है? निष्क मतलब आभूषण होता है, और ग्रीवा मतलब गला होता है, गले में पहने जाने वाला आभूषण अर्थात स्वर्ण हार। भाई यही होगा ना, गले में पहने जाने वाला आभूषण। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा भाई? यहां पर राइट आंसर क्या बना? आभूषण। ठीक भैया, क्या बना यहां पे? राइट आंसर आभूषण बना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध था। भाई हुविस्क के सिक्के, हुविस्क आप जान रहे हैं कुषाणकालीन, हुविस्क कुषाणकालीन शासक थे, ठीक है। और इनके सिक्कों पर अहुर मजदा देवता का उल्लेख मिलता है। तो वह अहुर मजदा देवता कहां के देवता से संबंधित थे? किस देवता से संबंधित थे? क्या ये भारतीय देवता थे, यूनानी देवता थे, मिस्र देवता थे, पारसी देवता थे? ये बताइए। अच्छा प्रश्न है, दमदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब ऐसे ही अगर आपके प्रश्न आ रहे हैं तब आपका मामला, अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो मामला दुरुस्त चल रहा है। क्या आ रहा है भाई आंसर? राइट आंसर क्या है? डी। जी मनीषा जी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। डी राइट आंसर आ रहा है, डी बिल्कुल। कौन थे? पारसी देवता। तो जो कनिष्क के हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध था, किससे संबंधित था? वो अहुर मजदा देवता पारसी देवता, मतलब ईरानी देवता। पारसी की अगर बात किया जाए तो यहां ईरानी देवता की बात करते हैं, ठीक है। तो ईरानी देवता के जो अहुर मजदा था उसका अंकन उनके सिक्कों पर मिलता है। अगर देखा जाए कुषाणकालीन सबसे अधिक देवी देवताओं का जो चित्रांकन मिलता है हुविस्क के समय में ही मिलता भाई। हुविस्क के समय सबसे, भाई कितना टाइम हो गया सर क्लास चलते स्टार्ट हुए? भाई हमने कल डेली बताता हूँ 12:30 से 2 के बीच में क्लास चलती है। 12:30 से टाइम रहता है, 10-5 मिनट इधर उधर रहता है बस, ज्यादा नहीं। क्योंकि भाई स्टार्ट करने में क्लास में टेक्निकल चीजें होती हैं थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा समय 2-4-5 मिनट लग जाता है। बाकी टाइम आपका जो क्लास होती है लगभग आपकी उसी टाइम पे स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूजन, टाइम पे आप लोग जुड़ जाया करिए, ठीक। चलिए, तो राइट आंसर क्या हुआ? पारसी देवता। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था।
भाई क्या महत्वपूर्ण कदम था इनका? जब हरिपुरा हुआ, ध्यान रखिए त्रिपुरी की बात नहीं हो रही, यहाँ हरिपुरा की बात हो रही है। 1938 की बात हो रही है, 1939 की बात नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या उनका महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इस अधिवेशन में सभी भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। क्या ये सही है? ऐसा था? या क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री चुना गया, क्या ऐसा हुआ था 1938 में? या क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया, क्या ऐसा था? क्योंकि लोगों ने विदेशी सामानों और मदिरा का बहिष्कार किया। तो यहां पे क्या आंसर सही हो सकता है भाई? क्या आंसर सही हो सकता है? शोभी खान जी सी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा आंसर, सी ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल सी ही, सबका आंसर सी ही आ रहा है, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। योजना आयोग के यहाँ पे विचार शुरू किया गया था। एक योजना आयोग मतलब योजना बनाने, जी जी सी ही सबका सही, बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? ध्यान रखना, नहीं है। यहां पे यही चीज ध्यान रखना, एग्जाम में है और नहीं है इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। थोड़ी सी मिस्टेक चक्कर में नहीं और जगह हम है करके चले आते हैं, और है अगर है तो नहीं करके चले आते हैं। ये चीज दिमाग में रखना भाई, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सा है? नेवासा, इनाम गांव, दैमाबाद, माहेश्वर, इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है, आपको ये बताना है। कौन का? 31 का, जो महाराष्ट्र में नहीं है। 31 का ए। एक बार फिर विचार करिए आप लोग, एक बार फिर विचार करिए, हो सकता है ए से अधिक हो। क्या भाई? ए से अधिक भी हो सकता है। अच्छा, ए पे ही चल रहा है पूरा। दीपमणि पाठक जी, चलिए आप लोगों के बीच में दीपमणि पाठक जी भी जुड़ गए हैं, और ये अक्सर आते रहते हैं तो क्लास राइट आंसर अच्छा देते रहते हैं। उनके अनुसार क्या है? डी गया है, एस सिंह जी डी गया है, शैलेंद्र जी डी ही गया है, मनीषा जी डी, मतलब डी पे ज्यादा संख्या है। तो भाई जो जहां संगठन में शक्ति है, जहां संगठन ज्यादा है वहां पे शक्ति है, इसका मतलब हम भी क्या करेंगे, तो उसी पर ही चल रहे हैं। क्यों हम इधर उधर खपाए अपना दिमाग, है ना? तो आपका राइट आंसर क्या हुआ भाई? राइट आंसर डी ही है। अब ये प्रश्न बनता कि माहेश्वर है कहां? माहेश्वर है कहां अगर पूछा जाए तो यहां पे ध्यान रखना, माहेश्वर गढ़पुरा करके आता है राजस्थान। बाकी सभी कहां पर है? ये किस कालीन है अगर पूछा जाए, किस समय की बात हो रही है? ये सब ताम्र पाषाण काल की बात हो रही है। ताम्र पाषाणिक संस्कृत के स्थल हैं, के स्थल हैं ये सब सभी, ठीक भैया? ताम्र पाषाणी संस्कृति के सभी स्थल हैं। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? चलिए भाई, अभी तक तो भारत की मुद्रा को देखा गया था, भारत की मुद्रा के विषय में पढ़ा गया, लेकिन अब श्रीलंका में भी मुद्रा चला दिया था। कौन चला दिया? इसका मतलब भारत का प्रभाव श्रीलंका तक था। मतलब मध्यकाल में एक ऐसे वंश के शासक थे जिन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया था, विदेशों पर भी अधिकार किया था। कौन था? और भारतीय लोग कहेंगे कि भाई हमने तो विदेशों पर आक्रमण ही नहीं कभी किया। अब सोचिए, वो पूरा जाके अधिकार करके सिक्का चला दिए। कौन 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 थे? कुलोत्तुंग प्रथम था, कुलोत्तुंग द्वितीय था, राजराज प्रथम था, राजाधिराज था। कौन था भाई? यहां पर राइट आंसर क्या बने रहा है? राइट आंसर दीपमणि जी ए। किसका आंसर दे रहे हो भाई? किसका आंसर आ रहा है? ए दोनों का आंसर गलत, वो भी गलत है भाई। चलिए गुड, कुछ लोगों का आंसर आया राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने कुलोत्तुंग द्वितीय नहीं भाई, कुलोत्तुंग कहां? यहां की बात हो रही है। राजराज प्रथम ने चलाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें गलती ना होने पाए। जब उसने अनुराधापुर को जीता था, आधा श्रीलंका को जीता था, जननाथ मंडलम पर अधिकार कर लिया था, ठीक है? तो उसी समय इसने स्वर्ण और ताम्र के सिक्के चलाए थे, इसमें गलती ना होने पाए। चोल शासकों से प्रश्न आपका एक दो आना ही फिक्स है भाई, एक दो आना फिक्स ही है, और राइट आंसर भी यही है, ठीक है?
ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? जो धनी व्यक्ति था ऋग्वेद में, उसको किस नाम से जाना? चलिए पहले एक चीज ध्यान लीजिए, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो क्लास देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और प्रवेश जी, मैं आपसे दोबारा कहूंगा आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप डेली क्लास पूछते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आया, और सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, इसका मतलब आप भूल गए होंगे, एक बार चेक कर लीजिए अगर प्रवेश जी हमारी बात सुन रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रश्न भाई कि ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन शब्द का प्रयोग किया गया? भाई कौन शब्द का प्रयोग किया गया? गोप का प्रयोग किया गया, गोपति का प्रयोग किया, गविष्ठ का किया गया, गोमत का किया गया। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है राइट आंसर, गोमत। गोमत जो है धनी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया। राइट आंसर क्या है, डी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई, बिल्कुल बिल्कुल सोफी खान जी, बहुत सुंदर। बिट्टू गोयल जी, डी बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है। यश सिंह जी, राइट आंसर गोमत ही है। धनाढ्य व्यक्ति के लिए ऋग्वेद में गोमत शब्द का प्रयोग किया। गविष्ठ की बात करते हैं तो ये क्या है, गाय की खोज के लिए, जो युद्ध का पर्याय होता था उसके लिए किया गया था। गाय की खोज या युद्ध के पर्याय के लिए कहा जाता था, उसके लिए किया गया था। क्लियर भैया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब घटनाएं देखिए भाई, घटनाएं देखिए भाई, और उसको क्या है, अब सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। अगर देखा जाए पिछले हम लोग जो भी क्लास लिए उसमें सब चीजों को एक बार रिवीजन जरूर करा दिए, कुछ आपको नए मिले होंगे लेकिन कुछ चीजें वही, तो आयोग द्वारा भी ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, कुछ नए मिलेंगे कुछ रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न की संख्या ज्यादा होगी, ठीक भैया। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता कब हुआ था भाई? लखनऊ समझौता किसके किसके मध्य हुआ था, यह भी प्रश्न आता है। विकास कुमार जी 34 का बी। चलिए देखते हैं क्या है। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। किसके? कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यही है ना। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, ये अगर देखा जाए रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 1919 है। पहले रॉलेट एक्ट पारित हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात आई, ठीक है। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में एक रॉलेट एक्ट कानून के बनाने के लिए मतलब रॉलेट एक्ट गठित किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट 1919 में दे दी। उसी के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि तैयार होती है। गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913। अब यहां से मिला लीजिए, तो 4 से स्टार्ट कर लीजिए, 4 से होगा, 4 1 स्टार्ट करो भाई, 4 1 सी है, सी का राइट आंसर बना दो, आगे बढ़ो। सी राइट आंसर बनाओ, आगे बढ़ा जाए, ठीक। क्लियर है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों, हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने भारत को, अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए यही थ्योरी की क्लास और इसमें अंतर होता है। हम लोगों ने जब हमारी एक क्लास देखेंगे, आप जो ऐप पे अगर आप जाएंगे, ऐप पे क्लास आप देखते हैं, तो ऐप पे हमने इतिहास का सामान्य परिचय पहली क्लास डाली है, पहली ही क्लास है इतिहास का सामान्य परिचय, और उसी क्लास में हमने बता दिया है, उसी क्लास में हमने पूरा डिटेल करके बता दिया है कि वह एक व्यक्ति थे जो ब्रिटिश थे और उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था। और उनकी पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी? ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक थी। और वो पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित हुई, ठीक है। और इसी में बताया गया कि जो प्राचीन काल को
हिंदू काल कहा गया, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा गया और उस ब्रिटिश काल को आधुनिक काल के रूप में माना गया। उसको देने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स मिल को जाता है। किसकी पुस्तक थी? जेम्स मिल। अब जब आप ऐप पे जाएंगे, क्लास को देखेंगे, हमने इसके विषय पूरा डिटेलिंग बता दिया है, ठीक है। तो सामान्य परिचय में ही अब देख लीजिए वही प्रश्न आपके यहां से उठ गया है, उसी तरह प्रश्न आपके यहां से उठ जा रहे हैं। और आपको देखिए ये सब चीजें इसीलिए क्या होता है, डिटेल पढ़ने से हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। तो आप लोग ऐप पे जाके क्लास को देख सकते हैं एक बार। राइट आंसर आपका क्या हुआ? सी हुआ, ठीक भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित्र के किस अध्याय में बिंद के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है? भैया हर्षचरित्र के किस संप्रदाय में कहां पे मिलता है भैया? प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। परी गंगवार जी प्रणाम भैया। कहां पे मिलता है? हर्षचरित्र के किस अध्याय में बिंद के जंगलों में रहने वाले धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है भाई? किसमें मिलता है? ध्यान रखना। हर्षचरित्र जब पढ़ते हैं तो हर्षचरित्र में कुल टोटल 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं, सॉरी 8 उच्छ्वास है, 8 उच्छ्वास है। उच्छ्वास को कहा गया अध्याय, और यही जो 8 उच्छ्वास है इसी में क्या है, यहां पे जब एक उल्लेख मिलता है, जब हम कभी डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल क्लास में और अच्छे से बताएंगे इसको, बस यहां पे थोड़ा सा ही बता सकते हैं कि जब राजश्री जो थी हर्ष की बहन, वो कन्नौज के कारागार से भागकर बिंद के जंगलों की तरफ जाती है, तब एक बौद्ध भिक्षु थे दिवाकर मित्र, उनके सहयोग से हर्ष ने उनको क्या किया था, उसको बचाया था, जिससे वो सती होने जा रही थी, ठीक भैया। तो इसका मतलब क्या है, दिवाकर मित्र कौन था? बौद्ध था। बौद्ध मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक धार्मिक संप्रदाय की बात हुई। तो धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख किसमें मिलता है? 8वें में मिलता है, 8वें अध्याय में मिलता है। किसमें मिलता है भाई? 8वें अध्याय में मिलता है। तो राइट आंसर क्या है? 8। अगला है, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? ओसाने वालों के लिए हुआ, बर्तन बनाने वालों के लिए, आभूषण बनाने वालों के लिए, धातु कर्मकार के लिए हुआ है। भाई किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ भाई? तो ऋग्वेद में जो धान्यकृत शब्द का उल्लेख हुआ है वो हुआ है ओसाने वालों के लिए, ए ओसाने वालों के लिए हुआ है, ठीक भैया। तो किसके लिए? ए आंसर सही, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था, क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयास के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से रोकना, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए मनाना, संविधान निर्माण निकाय स्थापित करना। भाई क्या इनका उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था यहाँ पे क्रिप्स मिशन का? तो ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये तो भारत ब्रिटिश युद्ध जब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें क्या भारतीयों का समर्थन चाह रहे थे, इसीलिए क्रिप्स मिशन आया था। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो भारतीयों के समर्थन प्राप्त करना चाह रहे थे, ठीक भैया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हुआ? ए ही होगा, ठीक। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसको क्या कर दिया? मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फतवा-ए आलमगीरी, फतवा-ए आलमगीरी का संबंध किससे था? औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फतवा-ए आलमगीरी का संबंध किससे था? कानून संहिता से था, संगीत से था, सूफी सिद्धांत से था, या गायन विद्या से था? तो क्या था? कानून संहिता थी भाई। क्या थी ये? वेरी गुड, बहुत सुंदर मनीषा जी, कानून संहिता था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। जया जी ए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कानून संहिता ही था, ठीक। तो राइट आंसर आप क्या है? ए। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं ये पूछा भाई, नहीं ये पूछा है तो नहीं पे ध्यान रखिए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, क्या 1833 चार्टर अधिनियम में नहीं पूछा? ध्यान रखना है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, सही किया गया, ये भी सही है। दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी गई,
ये भी सही है। सपरिषद गवर्नर जनरल बंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, यही गलत है। अधिकार अब नहीं दिया गया, जब गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसका मतलब अधिकार ले लिया गया। ठीक है, तो यही आपका गलत है, यही सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? डी। ठीक भैया, राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? डी, जो सही नहीं है। अधिकार ले लिया गया था, जो अधिकार उनको मिला था वो अधिकार ले लिया गया था। गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो राइट आंसर डी ही है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? ये आया हुआ प्रश्न है सर, ये प्रश्न आया हुआ अच्छा प्रश्न है। किस विदेशी यात्री ने, ये फ्रांसीसी था, विदेशी यात्री मतलब समझ लीजिए फ्रांसीसी, फ्रांसीसी था। और कौन था फ्रांसीसी यात्री? उनके समय में आया हुआ था, उसका नाम था विक्टर जांकमा। कौन था भाई? विक्टर जांकमा नाम था। विक्टर जांकमा जो था फ्रांसीसी यात्री था, और इसी ने रणजीत सिंह की तुलना जो की किससे की थी? नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। ठीक है, रणजीत सिंह से प्रश्न आपके अच्छे खासे आते हैं एग्जाम में, लोक सेवा आयोग भी खूब पूछता है रणजीत सिंह से प्रश्न, उनकी सैन्य व्यवस्था से, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था से। ठीक है, तो वो सब चीज भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? भाई ठगों के दमन से कौन संबंधित थे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन। किसने ठगों का दमन किया था दिल्ली में? और उनके रहने के लिए एक अलग व्यवस्था बना दी थी, ठगों के रहने के लिए। किसने किया था? सोबी खान जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर, अच्छा आंसर आ रहा भाई, ए आंसर सही है। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही क्या है, उनको ठगों, दिल्ली से ठगों को हटा दिया था। ठीक, अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? भाई कौन सा अंग्रेज यात्री था जो अकबर के अधीन जो था उसके रत्न विशेषज्ञ, इसको रत्न विशेषज्ञ जौहरी के रूप में भी था? कौन था यहाँ पर? रॉल्फ फिंच था, विलियम लीड्स थी, जेम्स स्टोरी थे, उपयुक्त में से कोई नहीं था। यहां पे क्या आंसर बन रहा भाई? अरे हर प्रश्न का यही आंसर होगा भाई, कुछ तो बदलेगा। हर प्रश्न का यही आंसर कैसे हो सकता है 43 का? चलिए इस आंसर को आपको गलत बता दे, आप लोग का आंसर सही नहीं, यहां पे विलियम लीड्स होगा। और इसने मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था इसे, मुराद का शिक्षक भी नियुक्त किया था इसे। नियुक्त हुआ था। ठीक भैया, तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? बी राइट आंसर। क्लियर जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, ये टाइप मिस्टेक हो गया, कितना था भाई? 43, 44 हो गया, 44। नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? प्रश्न यही है कि नीति प्रकरण किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित माना जाएगा? तो नीति प्रकरण की अगर हम बात करते हैं तो नीति प्रकरण किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ है नीति प्रकरण, नीति प्रकरण बौद्ध ग्रंथ है महात्मा बुद्ध के। ये किससे संबंधित है? खुद्दक निकाय का भाग है। बौद्ध ग्रंथ के जो सुत्त पिटक उसके अंतर्गत खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय के अंतर्गत क्या है? एक ग्रंथ है जिसका नाम है नीति प्रकरण। ठीक भैया, क्लियर हुआ? भाई विलियम लीड्स ही है, कंफ्यूज मत होइएगा सोबी खान जी। अगर आपको मिल रहा है कोई कुछ अलग मिल रहा है तो जो क्लास के बाद कमेंट में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, अगले क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? जो सेंट थोमे का युद्ध हुआ था उसमें किसने कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था? यह उस समय की बात है जब तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था, सॉरी प्रथम कर्नाटक युद्ध जब चल रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, उसी बीच में नवाब की एंट्री होती है और नवाब के द्वारा क्या है? कर्नाटक युद्ध का, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छा आंसर। डुप्लेने, भाई डुप्लेने, यही तो भारतीय राजाओं की पोल खुल जाती है, भारतीय राजाओं की कमियां यहीं से निकल जाती है, इसी युद्ध के समय से। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता था? अपने युग का अरस्तु किसे कहा गया? कौन से दिल्ली सुल्तान को? अच्छा प्रश्न है, किसे कहा गया भाई? अपने युग का अरस्तु ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया को, मोहम्मद बिन तुगलक को? अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को अरस्तु, अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता था। यह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी हिस्सा लिया था। हिंदुओं के त्योहारों में भी यह हिस्सा, भैया क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया? तो एक तो आपका आंसर ही क्लियर हुआ, जो मसाहत होगा भूमि माप से होगा, एक तो क्लियर होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए मसाहत किससे संबंधित है, तो मसाहत क्या है? भूमि माप संबंधित है। अब दूसरा यहां पे आपको बताना है कि यह किस शासक, किस सुल्तान के समय में शुरू हुआ था। किसके समय में शुरू हुआ था? बलबन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और फिरोज शाह तुगलक के समय में। क्या भाई, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? राइट आंसर क्या बन रहा है? राइट आंसर क्या बन रहा है? अरे भाई अलाउद्दीन खिलजी होगा प्रभु, काहे कंफ्यूज हो? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, बिल्कुल बिल्कुल सलेम जी, बिल्कुल बिल्कुल, परिगंगवार जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आप लोग चैनल को जो भी जुड़े हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, ठीक भैया। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था। सन्निधाता कौन था मौर्य काल में? तो ऑप्शन में क्या है? राजकोष और भंडारगृह का प्रमुख अभिरक्षक, प्रमुख सेनाध्यक्ष, नमक अधीक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी। क्या था भाई यहां पे? राइट आंसर ए ही सही, बिल्कुल 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 सोबिखा जी, बहुत अच्छा। राजकोष और भंडारगृह का प्रमुख अभिरक्षक कौन था? राजकोष और भंडारगृह का प्रमुख अभिरक्षक ही था। ठीक है, सन्निधाता होता था। ठीक भैया, अब आप लोगों के लिए कुछ जरूरी सूचना है। हमने पहले बताया कि आपके इतिहास की डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, डेमो क्लास आपको डाल दी गई है। टोटल 10 डेमो हम लोग देंगे। ठीक है, ऐप पे रहेगा। अब जो भी बच्चे परचेज करना चाह रहे हैं, जो भी बच्चे क्लास लेना, जो लोग इच्छुक हैं, क्लास लेना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो क्या है, ऐप पे जाके क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या है, ये प्रतिष्ठा बैच के नाम से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमने उसके विषय में, हमारा टेलीग्राम है, जो भी इसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को आप ले लीजिए। जो भी आपके पीडीएफ है, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। किसी भी समस्या के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर आपका जो दिया गया है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या की कोई दिक्कत होगी आपको, वहां पे जरूरत पड़ेगी, मैं भी उपलब्ध रहूंगा। ठीक है, टाइम तो नहीं है अफसर जी, बिल्कुल 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 नहीं है भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आगामी परीक्षा के लिए। सर आप सही थे, मुझे ही गलत लग रहा था जी। लीड सी है, बिल्कुल बिल्कुल सोबी खान जी, लीड सी है। इसीलिए हम कहते हैं एक बार थोड़ा चेक कर लिया करिए भाई। अगर आंसर बताया, हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं कोई ईश्वर के भेजे गए दूत है, ऐसा नहीं है। हमसे भी गलती हुई है भाई, हम भी मानव हैं, मानो गलती हो सकती, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि गलत ना हो। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो बताते हैं, पहले हम आप लोगों की बातों पर विचार करते हैं कि कहीं हो सकता है कि वो लोग सही हो। अगर हमको लगता है नहीं गलत, तो हम बता दें नहीं भाई आप गलत हैं। ठीक, तो ये आपका क्या, टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक भैया, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और आप लोग उस क्लास में देखिए, हमारे यहाँ क्या है, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, जीएससी, सब सारी चीजें क्या है, हमारा जीएस का फ्री चल रहा है। आप इसको क्लास में देख सकते हैं, ले सकते हैं क्लास में। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ देखिए, सारे आपका क्या है, प्राइमरी से लेकर सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। सारे सबका अलग अलग कोर्स रखा गया है, आपके सामने है। जो इच्छुक है, जो आपके संपर्की है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, सबको आप इस विषय में बता सकते हैं। ठीक है, क्लास जरूर लें। उसके बाद और कुछ चीजें आपको देखिए, हमारे यहाँ क्या निःशुल्क टेस्ट की ऑफलाइन व्यवस्था भी की गई है, बाद में उसी का ऑनलाइन हम लोग
एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन भी करेंगे। क्या है निःशुल्क टेस्ट में, देखिए टेस्ट सीटेट का भी एलटी ग्रेड से संबंधित सभी सब्जेक्ट के लिए, जो ये अभी तो वर्तमान में प्रयागराज के लिए उपलब्ध है। प्रयागराज के शिवम क्लासेस ईश्वर शरण, शिवम क्लासेस स्थान है जो ईश्वर शरण सलोरी में है। ठीक है, वहां पे आपका टेस्ट कराया जाएगा। जो भी इच्छुक विद्यार्थी प्रयागराज से नजदीक है या आ सकते हैं, जुड़े हुए हैं, वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें और इस नंबर से आप क्या कर रहे हैं, संपर्क कर लें। ठीक भैया, तो आप फ्री ऑफ कास्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आप टेस्ट आराम से दे सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे ये देखिए पूरी टीम है यहाँ पे, जो ऑलरेडी आपको डेली आपके चैनल पे डेली कोई न कोई क्लास लेकर आपसे जुड़ी रहती है। ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट की, और उसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ एनसीईआरटी भी चल रही है, एनसीईआरटी सारे सब्जेक्टों की देखिए आपकी बैच भी चल रही है। जो इच्छुक अभ्यर्थी है इसको ले सकते हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, अब टीजीटी पीजीटी सारी बैचेज क्या है आपको यहाँ पे मिल जाएगी भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम पे कल हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक भैया, कल संडे है, कल हमारे यहाँ मैराथन क्लास चलेगी। 2-3 मतलब टीचर की अलग अलग मैराथन क्लास चलती है। स्टैटिक जीके सीडीपी इस सब की क्लास है। कल हमारी मैराथन क्लास स्टार्ट है, इसीलिए क्लास हम लोग मंडे को ही ले सकते हैं। मंडे को क्लास हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक भैया।